बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 9। वंश धीरे से उठकर सानवी के पास आता है। वो उसके कांपते हाथों पर अपने हाथों को रखता है। सानवी वंश के ऐसा करने से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है तो उसके आंसू की कुछ बूंदें वंश के हाथों पर गिर जाती है। वंश सानवी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। फिर वो सानवी को देखता है। सानवी आगे बोलती है, जब मेरी और कार्तिक की शादी की बात नैना ने राजेश को बताया तो राजेश गुस्से से पागल हो गया और अपने घर के सामानों को तोड़ने लगा। फिर उसने नैना से कहा कि नहीं, इस बार नहीं कार्तिक, तुमने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन राजेश ने मुझे कहा कि मुझे लेट नाइट काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना था और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैं रुक गई। इधर नैना ने कार्तिक से कहा कि क्या हुआ, आज भी सानवी नहीं आ रही, ज़रूर ऑफिस का काम कर रही होगी, तुम उससे बात क्यों नहीं कर लेते। कार्तिक ने मुझे कॉल किया, मुझसे कुछ देर बात की, फिर मुझसे पूछा कि राजेश है क्या वहाँ, देना उसे, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं है, ऑफिस में मैं अकेली ही हूँ। कार्तिक ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। फिर मैं अपने काम में लग गई, तभी न जाने कहाँ से राजेश आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी कुछ फाइल लेने आया है जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसने फाइल ली और जब फाइल लेकर जाने लगा तो वो मुझसे जानबूझकर टकरा गया और हम दोनों नीचे गिर गए। वो मेरे ऊपर था और तभी कार्तिक वहाँ आ गया। वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने जो हुआ वो देख लिया, फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। राजेश ने मुझे किस कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं अपने जगह खड़ी हुई और मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। शायद वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गई। मैंने राजेश की तरफ नहीं देखा। शायद मुझे देख लेना चाहिए था क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में जो बदले की भावना थी, मुझे कम से कम उसका तो पता चल गया होता। कार्तिक ने मुझे अगले दिन मिलने को बुलाया तो मैंने उसे राजेश के ऑफिस आने की बात बता दी। कार्तिक ने मेरा हाथ थामकर बोला, मैंने सोच लिया है कि हम आज से ठीक 4 दिन बाद सगाई करेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसके गले से लग गई। मुझे शायद ही कभी इतनी खुशी मिली होगी लाइफ में। ये बात कार्तिक ने नैना को बताई। नैना ने ये बात राजेश से कही। राजेश ने मुझे कॉल किया। मैं उसका कॉल उठाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर उठा लिया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है और मैं पागल उसकी बात का भरोसा कर बैठी। मैं उससे मिलने चली गई। हम लोग एक क्लब में थे, वहाँ पर नैना भी थी। पहले राजेश ने माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे नैना ने जूस ऑफ़र किया। मैंने वो पी लिया। कुछ देर बाद मुझे सब धुंधला सा दिखाई देने लगा। मेरे जूस में उन दोनों ने कुछ मिला दिया था। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी पर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। फिर राजेश मुझे अपने घर ले गया। उधर कार्तिक ने मुझे कई बार कॉल किया पर मेरा फ़ोन जब नहीं उठा तो वो परेशान हो गया। उसने नेहा से पूछा तो उसने भी बताया कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो कार्तिक बहुत परेशान हो गया। वो मुझे ढूंढने निकल गया। उधर उसी के घर में मैं पड़ी थी। राजेश ने मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। मैं चाह रही थी उसको रोकना पर मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मैं बस वो सब मेरे साथ होते हुए देख पा रही थी। सानवी बोलते बोलते अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच रख कर रोने लगती है। सुबह जब हुई तो कार्तिक थकाहारा घर लौटा। वो बहुत निराश हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में न फंस गई हो। वो जब वापस जाने लगा तो राजेश ने जानबूझकर मेरा नाम लेकर बोला, सानवी आई लव यू। कार्तिक ये सुन के कमरे में आ गया। उसने मुझे राजेश की बाहों में देखा तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गया। मैं उसके पीछे भागी। मैंने उसे रोका। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने कार्तिक का हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो रुक गया। मैंने कांपते हुए कहा, कार्तिक। कार्तिक बिना कुछ बोले मेरी तरफ मुड़ा। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या मैंने जो देखा वो सच था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। मेरा सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। मुझे उसकी आवाज़ में तकलीफ़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, तो मैंने जो देखा वो सच था। फिर उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और बस इतना कहा, क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो अंदर से टूट गया है। फिर उसने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ा और रोते हुए बोला, बोल दो सानवी कि मैंने जो देखा वो झूठ था, वो सच नहीं था। मैं मान लूँगा। सानवी ये मत कहना। सानवी तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने टूटे दिल को संभाल नहीं पाऊँगा। सानवी बोल दो। उसने मेरे हाथों को अपने सीने पर रखा और बोला, देखो सानवी, मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। प्लीज़ सानवी कह दो जो मैंने देखा वो झूठ था।
वो झूठ था। मैं उसको सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी राजेश वहाँ आ गया और उसने कार्तिक से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, कल हम दोनों बहुत नशे में थे और सानवी ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है तो मैं भी बहक गया, मुझे माफ़ कर दो भाई। कार्तिक ये सुनकर वहाँ से तुरंत चला गया। मैं उसके पीछे भागी लेकिन उसने मुड़ के भी नहीं देखा और वो वहाँ से चला गया। मैं वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी राजेश आया और मेरे सामने हंसते हुए कहा कि ये मुझे थप्पड़ मारने की सज़ा थी, अब तुम मेरी हो। वैसे मुझे मज़ा बहुत आया तुम्हारे साथ वो सब करके। ये सुनकर मैंने उसे एक और थप्पड़ लगा दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ फिर से वही सब किया। उसने बोला कि अगर मैं फिर कभी कार्तिक के करीब गई तो वो कार्तिक को बर्बाद कर देगा और नेहा के साथ भी वही सब करेगा। मैं डर गई। उसने 2 दिन तक मेरे साथ वही सब किया। फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं था। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ घाव के निशान थे। मैंने कपड़े पहने और वहाँ से भागने के लिए निकली, लेकिन जब मैं सीढ़ी पर पहुँची तो राजेश ने मुझे पीछे की तरफ खींचा। उसका हाथ गीला था जिसकी वजह से मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं 10 दिन के लिए कोमा में चली गई। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भाग निकली। मैं नेहा के पास गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये देश छोड़कर दूसरी जगह चली जाना चाहिए क्योंकि कार्तिक बाहर गया है और राजेश मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी करेगा। मैंने कई बार कार्तिक को कॉल किया। उसने एक बार कॉल उठाया और कहा कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मैं उसे आगे कुछ बोलती तब तक उसने कॉल कट कर दी। मुझे नेहा की बात सही लगी। मैंने कहा कि हम कल चलेंगे। अगले दिन जब मैं और नेहा एयरपोर्ट के लिए निकले तो एक वैन में मुझे कुछ आदमी आए और मुझे उन्होंने उठा लिया। वो मुझे एक कमरे में लेकर गए। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि ये राजेश के आदमी है, लेकिन वो कोई और था। मैं उसको नहीं जानती थी। उसने मुझे देखा और मेरा असली नाम लिया। मैंने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो मुझे अजीब लगा क्योंकि मेरा असली नाम तो सिर्फ कार्तिक को पता था। तो मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? तो वो हंसते हुए बोला, मेरा नाम विकास रायचंद है। आप मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था, आपको अपने हाथों से मारने के लिए। मैंने जब उसका नाम सुना तो मुझे याद आ गया कि वो वही है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया और उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। इस बात पर वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? खुदकुशी? तुम भी बाकी दुनिया वालों के बात पर विश्वास करती हो। उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उन्हें मैंने मारा है, अपने हाथों से मारा है उन्हें। मैंने जब ये सुना तो मेरा मन तो किया कि मैं उसको उसी तरह से जलाकर मार डालूं, पर मैंने उससे सब कुछ जानने का फैसला किया। इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, बदला लेने के लिए किया। मैंने फिर पूछा, कैसा बदला? तो उसने बताया कि मेरी माँ, मेरे पापा और वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मेरी माँ को पसंद करता था लेकिन मेरी माँ नहीं करती थी। उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली और उसे लगा कि वो अमीर नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने उसे छोड़ दिया था। उसने मेरे पापा को बर्बाद करने की ठान ली और उसने मेरे पापा की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने पैसों का फ्रॉड करना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था। फिर वो मेरे घर आया और उसने मेरी माँ को उसके साथ चलने को कहा। मेरी माँ ने उसे मना किया तो उसने उनको मारा और उनको खींच के अपने साथ ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने जब ये देखा तो वो उसकी तरफ बढ़े तो उसने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर उसने हमारे घर में आग लगा दी। मेरी माँ ने जब सबको आग में जलते देखा तो वो उसको धक्का देकर अंदर की तरफ चली गई और वो भी बाकियों के साथ जल गई। फिर वो बोला, लेकिन तुम बच गई। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, लेकिन जब तुम्हारी याद आई तो तुम वहाँ थी ही नहीं। मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया। फिर मुझे माधव की याद आई, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा वफादार निकला। उसने तुम्हें छुपा दिया। मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया लेकिन उसने तुम्हारा पता नहीं बताया। मैंने तो सोच लिया था कि तुम मर गई होगी, लेकिन फिर नैना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं खुद को तुम्हारे बारे में पता लगाने से रोक नहीं पाया। फिर मैंने अनाथालय के कुछ लोगों को उठा लिया तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। फिर मुझे सुकून मिला कि आखिर तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों होनी लिखी है। तुम दिखती तो अपने माँ के जैसी हो लेकिन आदत तुम्हारे बाप की है।
दूसरों के प्यार को चुराने की, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ वो सब फिर से नहीं होने दूंगा। उसे सब कुछ मिलेगा जो उसका है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं अंदर तक हिल गई। जी चाह रहा था कि उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं उसकी हंसी सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मुझे जिंदा रखा, लेकिन मुझे वो रोज़ टॉर्चर करते थे। मुझे मारते थे, पीटते थे, कभी कभी तो खाना भी नहीं देते थे। फिर 6 दिन बाद एक लड़का आया। उसने मुझे देखा। शायद उसको मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव के लिए उस पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया और समय देखकर वहां से भाग निकली। मैंने कैसे भी करके नेहा से कांटेक्ट किया। मैं और नेहा दोनों अपने एक दोस्त के वहां छुप गए। नेहा ने बोला कि हमें ये देश छोड़ना होगा। मैंने उससे अपनी कंपनी बेचने को कहा। हम दोनों ही निकलने वाले थे कि तभी नेहा को तुम्हारी दादी का कॉल आया। उन्होंने मुझे तुमसे 4 साल के लिए शादी की बात की। नेहा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई तो उसने मुझसे कहा, इस समय सब जगह विकास के आदमी और राजेश के आदमी मुझे तलाश कर रहे होंगे। वो लोग हर जगह होंगे और पिछले बार की तरह फिर से पकड़ लिया तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, और अगर मेरी शादी आपसे हो जाती है तो मैं सेफ रहूंगी, और तब तक वो लोग मुझे ढूंढना बंद कर देंगे और कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं आपके साथ रहती हूँ। इसलिए मैंने भी हाँ कर दी और फिर मैंने आपसे शादी कर ली और नेहा सिंगापुर निकल गई। सानवी जोर जोर से रोने लगी। वंश ने उसको गले से लगा लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने सोचा कि जिसने भी मेरी बीवी के साथ गलत किया है, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहा है। उसने सानवी की आंखों में देखा और कहा, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितना रोना था तुमने रो लिया। अब उनकी बारी है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो वंश मल्होत्रा की वाइफ पर हाथ डाले। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।